दोस्तों नमस्कार। आज फिर एक कहानी के साथ, कहानी छोटी लेकिन सीख बड़ी, और सीख वही महान जो जीवन में उतर जाए, और ज्ञान वही श्रेष्ठ जिससे जीवन संवर जाए। ऐसी ही जीवन को संवारने वाली कहानी, वह भी हास्य कहानी। हास्य के साथ अगर बोध का मेल हो जाए तो वह जो प्रेरणा वहाँ से मिलती है वह लंबे समय तक आपके जीवन को याद रहता है, और वह प्रेरणा आपके जीवन को बदलने का काम करती है, क्योंकि हास्य ही वह चीज़ है जो आपके जीवन को सरल बनाती है, सुगम बनाती है। हास्य के माध्यम से ही आप जीवन के आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही एक हास्य कहानी आपके सामने प्रस्तुत है। एक राजा था। अब राजा को एक विशेष शौक था, उसे कपड़े पहनने का बहुत शौक था। वह नए नए परिधान पहनता, और एक बार पहनता जिसे उसे फिर दोबारा नहीं पहनता, और अपने इस शौक के लिए वह अपने खजाने तक को लुटा रहा था। जहां उसे पता चलता कि यह विशिष्ट प्रकार का परिधान है, वह उसके लिए कोई भी दाम देकर उस परिधान को खरीदता, और ऐसे ऐसे उसका जो खजाना था वह धीरे धीरे कम होता चला जा रहा था, क्योंकि उसे हर दिन नया पोशाक चाहिए था। इस आदत से जो राज्य के मंत्री थे वह भी परेशान थे, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे खजाना खत्म हो रहा था, उस राज्य के लिए मुसीबतें बढ़ती ही चली जा रही थीं। राजा के इस शौक का पता दूसरे राज्य के एक ठग को पता चलता है कि राजा इस प्रकार का विशिष्ट शौक रखता है, और वह अपनी मंशा के साथ राजा को ठगने के लिए, उसके खजाने पर अपना सेंध मारने के लिए वहां प्रस्तुत होता है, और कहता है कि महाराज, मुझे एक विशिष्ट प्रकार का परिधान बनाना आता है, और वह परिधान ऐसा है कि उसे मूर्ख, बेईमान और अन्यायी लोग कतई नहीं देख पाएंगे। तब राजा के मुख से निकलता है, आश्चर्य, आश्चर्य, क्या ऐसा भी परिधान होता है? तब वह अपना परिचय देता है कि महाराज, मैं केवल इस राज्य नहीं, भारतवर्ष के राज्य ही नहीं, मैं तो भारत के बाहर भी कई इस तरह के परिधान बना चुका हूँ, और मैं उन राजाओं से खजाना प्राप्त करके मैं माला माल हो चुका हूँ। तब राजा कहता है कि अगर तुमने मेरे लिए इस पोशाक को बना दिया तो मैं भी तुम्हें माला माल कर दूंगा, तुम्हें मैं आधा खजाना दे दूंगा अगर इस तरह का परिधान तुमने बना दिया। तब राजा पूछता है कि इसे बनाने में समय कितना लगेगा? तब यह ठग कहता है कि महाराज, मुझे अब यह पोशाक खुद ही बनानी पड़ती है। मैंने साथ में कारीगर रखे हैं जो कपड़े को काटने वगैरह का काम करते हैं, लेकिन बनाता मैं ही हूँ, तो लगभग 2 से ढाई महीने, 3 महीने तो लग ही जाएंगे। तब राजा कहता है कि ठीक है, तुम्हें मैं 3 महीने का वक्त देता हूँ, 3 महीने में तुम मुझे यह पोशाक ला कर दो। शुरुआत में वह ठग 1000 स्वर्ण मुद्राएं मांग लेता है कि महाराज, मुझे इस काम के शुरुआती करने के लिए कुछ कच्चा माल लेना होगा, और उसके लिए मुझे 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे दीजिए। तब राजा खुशी खुशी उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे देता है। अब यह जो ठग है, अपने 2-4 जिनके साथ वह आया हुआ था, इसे एक अच्छी सुविधा वाला भवन दे दिया जाता है। वहाँ दिन भर सोता है। सारी सुविधाएं तो मिल रही थी, खाना वक्त पर मिल ही जा रहा था, सब कुछ वहाँ सुविधाएं थी, और यह दिन भर सोता था। राजा या अन्य कोई व्यक्ति वहाँ नहीं जाता था। लेकिन 1 महीना गुजरने पर राजा ने अपने सेनापति को कहा कि तुम जाकर जरूर देख के आओ कि वह दर्जी कुछ काम वाम कर भी रहा है, या 1000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर आराम ही कर रहा है। तब सेनापति वहां जाता है तो देखता है वह ठग और उसके जो बाकी साथी हैं वहां पे खर्राटे ले रहे होते हैं, सो रहे होते हैं। तब यह उठाकर उन्हें कहता है कि क्या राजा का कपड़ा नहीं बन रहा है? तब यह ठग कहता है कि अरे सेनापति साहब, अभी तो हम बनाकर यहाँ पर बैठे हैं, आराम कर रहे थे, रात भर हमने यह काम किया है। ये देखिए, यहाँ पर हथकरघा जो है जिससे हमने उस पोशाक को तैयार कर रहे हैं, हमारी कैंची वगैरह सब पड़ी हुई है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ पोशाक। और वह हथकरघा चलाने का नाटक करता है। अब सेनापति को न वहाँ कपड़ा दिखाई देता है, न और ही कुछ चीज़ दिखाई देता है, न तो वह हथकरघा ही दिखाई देता है। तब वह इस ठग की वह बात याद आती है जो उसने दरबार में कहा था कि जो भी मूर्ख, बेईमान और अन्यायी होगा उसे यह कपड़ा दिखाई नहीं देगा। तब यह चौंक जाता है और सोचता है कि राजा मुझे दंड न दे दे, क्योंकि मुझे यह कपड़ा दिखाई नहीं दे रहा। क्या मैं सच में मूर्ख, बेईमान और अन्यायी हूँ? लेकिन उस अपनी कमी को छिपाने के लिए, वहाँ कुछ कपड़ा था नहीं, कोई कैंची थी नहीं, कुछ भी था नहीं, वह कह देता है कि अरे वाह, वास्तव में यह तो बहुत ही अच्छा कपड़ा है। और वह वहाँ राजमहल में जाकर राजा को भी यह बताता है कि कपड़ा वास्तव में बहुत शानदार बन रहा है, ऐसा पोशाक तो मैंने कभी भी नहीं देखा था। राजा बहुत खुश होता है और कहता है कि उसकी सुविधाओं को और बढ़ा दो, उसे जितनी सुविधाएं मिली हैं उससे उसकी सुविधाएं और दुगनी कर दो, ताकि वह एक अच्छा परिधान बना कर लाए। इस तरह 1 महीने और बीत जाते हैं। उधर वह ठग
अपने 2-4 साथियों के साथ पूरे मौज उठाता है, राजमहल की सब सुख सुविधाओं को के मजे लेता है। 2 महीने बाद राजा मंत्री को भेजता है कि जरा तुम देख कर आओ, अब तो 1 ही महीने बच गए हैं, पोशाक कितना तैयार हुआ, मेरा जाना उचित नहीं होगा, तुम जा सकते हो कि क्या हुआ कैसा हुआ उस पूछने के लिए। तब यह मंत्री जाता है। तब यहाँ पर ठग इस तरह की व्यवस्था कर लिया रहता है कि उसे पहले से पता चल जाए कि कौन आ रहा है। जब यह मंत्री पहुँचता है तब यह कपड़े को बनाने का, उसके जो साथ में साथी थे वह कपड़े को काटने का कैंची से, यह सब नाटक कर रहे होते हैं और वहाँ कोई पोशाक दिखाई नहीं देती। जब पोशाक थी ही नहीं तो दिखाई कैसे देगी। मंत्री पूछता है कि क्या काम चल रहा है। तब ठग कहता है कि आइए आइए मंत्री जी, ये देखिए कपड़ा कितना अब लगभग तैयार हो चुका है, 1 महीने में यह पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा, देखिए कितना शानदार यह परिधान है। अब मंत्री को भी वही बात याद आती है कि जो मूर्ख होगा, बेईमान होगा और जो अन्यायी होगा उसे यह दिखाई नहीं देगा। तब वह खुद सोचता है कि क्या मैं भी मूर्ख, बेईमान, अन्यायी हूँ, क्या मैं इस तरह का इंसान हूँ जो मुझे पोशाक दिखाई नहीं दे रही है। और वह हाँ में हाँ मिलाता है, वाकई इससे बढ़िया परिधान तो मैंने आज तक नहीं देखा था, यह नायाब परिधान है, यह बहुत ही अनूठा परिधान है, इस पोशाक को पहनकर राजा जरूर गौरवान्वित महसूस करेंगे। और यह आकर राजा को वही बड़ाई वाली बातें, क्योंकि उसे भी दंड नहीं पाना था, क्योंकि उसे तो कपड़ा दिखाई नहीं दिया, अब राजा को कैसे कह सकता था। तो उसने भी कहा कि महाराज शानदार पोशाक बन रही जो आप पर बहुत फबेगी। अब इस तरह से 3 महीने पूर्ण होते हैं। अब यह ठग जानता है कि अब वक्त हो चला है, अब मुझे यहाँ से जाना भी पड़ेगा। तो वह आता है अपने 2-4 साथियों के साथ में, कोई कपड़े वपड़े तो थे नहीं, ऐसे ही आता है और राजा को केवल कच्छों में, अब राजा केवल कच्छा में रहता है और उस पोशाक को पहनाई जाती है। राजा भी कपड़ा दिखाई नहीं देता है, लेकिन वह मन ही मन सोचता है कि क्या मैं मूर्ख, बेईमान, अन्यायी हूँ जो मुझे ये कपड़ा दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन वह भी वाह शानदार क्या कपड़ा है, क्योंकि वह तो नहीं कह सकता कि मैं मूर्ख हूँ, बेईमान हूँ, अन्यायी हूँ। तो वह भी सेनापति की तरह, वह भी मंत्री की तरह उसी भाषा को बोलता है कि हाँ वाकई में यह कपड़ा तो बहुत शानदार है, यह पोशाक मुझ पर बहुत फबेगा। अब वह ठग उस कपड़े को पहनाने का नाटक करता है, कॉलर को ठीक करने का नाटक करता है, सारी चीज़ें व्यवस्था करता है और राजा अब खुश होकर उसे अपना आधा खजाना दे देता है। आधा खजाना को पाकर यह जो ठग है अपने साथियों के साथ वहाँ चंपत हो जाता है। इस तरह भागता है कि राजा उसे पकड़ ही ना पाए, क्योंकि उसने वह व्यवस्था कर दी थी कि हमारे लिए रथ की व्यवस्था कर दी जाए, हम सीमा पार हमें करा दिया जाए, और राजा वही करता है। अब राजा इस परिधान को पहनकर रहता हुआ केवल कच्छों में है, कच्छे के अलावा और कुछ भी नहीं होता है, लेकिन अब उसे तो गर्व महसूस होता है कि ऐसा परिधान है मेरे पास जिसे मूर्ख, बेईमान और अन्यायी नहीं देख पाएंगे, और इसका साक्षात उदाहरण तो मैं हूँ। मैं ही वह कपड़ा नहीं देख पा रहा हूँ क्योंकि मैं मूर्ख, बेईमान और अन्यायी हूँ। अब वह सोचता है कि इस परिधान को पहनकर मैं जुलूस पे निकलूं। अब मंत्री, सेनापति, दरबारी के साथ साथ में प्रजा को भी मालूम था कि राजा ने एक ऐसा कपड़ा पहना है जो मूर्ख, बेईमान और अन्यायी को दिखाई नहीं देगा। अब जब जुलूस चलती है तब प्रजा, राजा तो केवल कच्छों में रहता है, लेकिन प्रजा सोचती है कि मैं क्या मूर्ख, बेईमान, अन्यायी हूँ। हर कोई यही सोचता है और वह सोचते हैं कि हम शायद ऐसे हैं, इसलिए हमें वह पोशाक दिखाई नहीं दे रही है। वे राजा की जय जयकार करते हैं और वह जुलूस बहुत शानदार ढंग से निकल रही होती है। राजा चौड़े छाती के साथ में अपना सीना ऊंचा किए हुए, सर को ऊंचा किए हुए वहाँ रथ पर बैठा होता है। जुलूस कुछ देर तक चलता है। वहाँ कुछ छोटे बच्चे खेल रहे होते हैं। वे देखते हैं कि राजा का जुलूस आ रहा है और वे वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अब वे राजा को कच्छे में देखकर एक बच्चा चिल्ला पड़ता है कि राजा तो कच्छे में है, राजा तो कच्छे में है, राजा तो नंगा है। अब यह सुनकर बाकी बच्चे भी वही चिल्लाने लग जाते हैं कि राजा तो कच्छे में है, राजा तो नंगा है। अब यह देख प्रजा अचंभित रह जाती है कि बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं, उनके अंदर तो कोई छल कपट नहीं आया होता है, वे कैसे बेईमान, मूर्ख और अन्यायी हो सकते हैं? क्या वाकई राजा ने कोई कपड़ा नहीं पहना है? और फिर खोजबीन की जाती है और वाकई पता चलता है कि ठग ने राजा को ठग कर वहाँ से चंपत हो चुका है। राजा बहुत अफसोस करता है और अपनी गलती अपने दरबारियों से मांगता है कि मेरे इस शौक के कारण हमारा जो खजाना है पहले से कम था, वह और कम हो गया और क्षमा मांगता है। दोस्तों, छोटी सी हास्य कहानी जो
यह कह रही है कि मूर्ख, बेईमान और अन्यायी इसे नहीं देख पाएंगे। यह हमारे जीवन में भी दृष्टिगोचर होता है। हम वाकई में वह चीज़ ही देखते हैं जो हमें देखना है, उसके अलावा हम सत्य को देखने की कोशिश ही नहीं करते हैं। हमने जो मान लिया है कि यह पोशाक, यह परिधान ही सर्वश्रेष्ठ है, यह मूर्ख, बेईमान और अन्यायी को दिखाई नहीं देगी। और जब इस तरह की चीज़ें होती हैं, जब आपका कोई आत्मविश्वास कमज़ोर करके चला जाता है कि तुम तो ऐसे हो, और हम उनकी बातों को वैसा ही मान लेते हैं कि हाँ, हम ऐसे ही हैं, हम मूर्ख हैं, हम बेईमान हैं, हम अन्यायी हैं, इसलिए हमारे साथ ऐसा नहीं हो रहा है या हमारे साथ वैसा नहीं हो रहा है। दोस्तों, आपको अपने भीतर आत्मविश्वास जगाना होगा। इस तरह के टुटपुंजिए लोग, इस तरह का गोरख धंधा करने वाले लोग, इस तरह के गुरु घंटाल लोग आपके आत्मविश्वास को क्षीण नहीं कर सकते। आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। यह हास्य कहानी तो थी, हंसी के साथ में आपको यह सीख भी दे जा रही है कि जब कोई इस तरह की बातें बोले जो आश्चर्यजनक हो, जिसका कोई साक्ष्य ना हो, जिसकी कोई सबूत ना हो, जो इस तरह पहले ना घटा हो और आपको बताया जा रहा हो चमत्कार के तौर पर, उसे ईश्वर के साथ जोड़ा जा रहा हो, उसे धर्म के साथ जोड़ा जा रहा हो और आपको प्रस्तुत किया जा रहा हो। वह हो सकता है कोई ट्रिक हो, वह हो सकता है कोई मैजिक हो, वह हो सकता है कोई इस तरह का साइंस हो, लेकिन आपको वह प्रस्तुत ऐसा किया जा रहा है जैसे वह बहुत भगवान का बड़ा चमत्कार है। आपको वहाँ सचेत रहने की ज़रूरत है। अफ्रीका में एक ऐसी जगह थी जहाँ पे एक नियत तिथि पर धरती से आग निकलती थी और उसे देखने के लिए बहुत भीड़ लगती थी, बहुत ज़्यादा भीड़, और वह हर वर्ष होता था। ठीक उस तिथि पर, उस धरती की उस जगह पर वहाँ से आग निकल आती थी, और जब तक विज्ञान पता नहीं था वहाँ बहुत भीड़ लगती थी, वहाँ पूजा पाठ किए जाते थे, बहुत तरह के देवी देवताओं को माना जाता था। लेकिन जब विज्ञान का पता चला कि ठीक उस तिथि पर जब पृथ्वी उस अक्ष पर घूमकर वहाँ पर पहुँचती थी तो पृथ्वी की दरार से मीथेन गैस आती थी, और वह पृथ्वी की जो दरार है वह बढ़ जाया करती थी और वहाँ से मीथेन गैस रिसता था, जिसके कारण वहाँ आग लगती थी। लेकिन जब तक विज्ञान पता नहीं था वहाँ खूब भीड़, खूब तरह के चढ़ावे चढ़ाए जाते थे। लेकिन जब विज्ञान का पता चल गया, आज वहाँ कोई भीड़ नहीं होती। आज भी आग वहाँ है लेकिन अब भीड़ नहीं है। ऐसे ही हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग आते हैं जो समय समय पर, आप गौर करिए, आज से 20 साल पहले कोई और बाबा था, आज 10 साल पहले कोई और चमत्कारी फर्जी बाबा आ गए, आज कोई और है जो तरह तरह के ट्रिक दिखाकर, तरह तरह के चीज़ों को दिखाकर लोगों को, प्रजा को गुमराह कर रहे हैं। अगर इन बाबाओं में, इन सिद्ध लोगों में ऐसी ही सिद्धि होती तो वे देश के कल्याण के काम आते। इस तरह से सभाएं आयोजित नहीं करते, इस तरह के शो नहीं दिखाए होते, वे समाज के, देश की उन्नति में अपनी सिद्धि का योगदान देते। जो सिद्ध पुरुष है ना, वह चुपके से समाज के लिए, देश के लिए अपना काम करता है, वह इस तरह के पैंतरे नहीं अपनाता। तो आपको सचेत रहने की ज़रूरत है। जब कोई ऐसा कपड़ा बेचे जो मूर्ख को दिखाई ना दे, जो बेईमान को दिखाई ना दे, जो अन्यायी को दिखाई ना दे, तब इस तरह की बातें, अर्थात आश्चर्यजनक बातें, ऐसी बातें जो सोच से परे है, ऐसी चीज़ें प्रस्तुत करें तो आपको वहाँ शक करना है। शक से ही विश्वास तक पहुंचा जा सकता है। तो आपको शक करना है, शक करना और शक करना है उस ट्रिक पर, उस बाबा पर, उस फर्जी आदमी पर। तब कहीं जाकर आप सत्य को जान पाएंगे और उसे वैसे ही मान लेंगे तो वह अंधविश्वास हो जाएगा। तो आपको यहाँ सचेत रहने की ज़रूरत है। तब इस कहानी से, इस हास्य कहानी से, हास्य के साथ में हम यही बोध लेते हुए कि हमें अपना आत्मविश्वास कमज़ोर कभी नहीं करना है। साथ में हमें कोई ऐसा चीज़ प्रस्तुत करे, ऐसी चीज़ बेचने की कोशिश करे या हमारा शोषण करने की कोशिश करे, वह मानसिक हो, शारीरिक हो, वह आत्मिक हो या धार्मिक हो या आध्यात्मिक हो, हमें वहाँ बचाव करना है, क्योंकि बचाव आपका हक है। कहीं आप उसके चपेट में ना आ जाएं। आपका धन जाता है, चलिए कोई बड़ी बात नहीं, आप धन फिर कमा लेंगे, लेकिन वह आपका आत्मविश्वास ले जाएगा। तो आपको यह सचेत रहने की ज़रूरत है और करके देखिए, मुश्किल कुछ भी नहीं।